नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं, भारत ने नॉर्थ ईस्ट में पहला अपना लॉन्च पैड बना लिया है। इमरजेंसी जो लॉन्च पैड होता है उसका उद्घाटन कर दिया है। और चाइना बॉर्डर के पास अब इंडिया फाइनली अपनी इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि चाइना किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाता है, उनके नामों में परिवर्तन कभी भी कर देता है। अब तक अगर बात की जाए तो शायद चाइना ने लगभग 90 के आसपास जगह, जिसमें आपके कुछ क्षेत्र मौजूद हैं, नदियों के नाम हो जाते हैं, पहाड़ों के नाम हो जाते हैं, इनमें परिवर्तन किया है और उनमें चाइनीज नामों में परिवर्तित कर दिया है। उसका कहना है कि ये जो क्षेत्र हैं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो हमारा अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना के साथ कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वहां पे कोई बॉर्डर इशू नहीं है, लेकिन वो उसको क्रिएट करके रखता ही रखता है। वो कहता है कि ये हमारा पार्ट है, राइट। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि भैया इंडिया जो है बॉर्डर पर भी मजबूती दिखा रही है और फाइनली चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया ने अपनी ताकत को बढ़ाया है। सो चीन बॉर्डर के पास बड़ी IAF की ताकत, भारत ने असम में बनाई नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। इसी के बारे में बातचीत करते हैं। सो असम में नेशनल हाईवे 27 पर डेमो और मोरन के बीच डिब्रूगढ़ के पास बनाई गई 4.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप जो पूर्वोत्तर भारत है, इसमें अपनी तरह की पहली रणनीतिक सुविधा हो जाती है। और आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी भी इंडिया बिल्ड कर रहा है, क्योंकि जितने भी बॉर्डर इलाके हो जाते हैं, अगर वहां पर बेहतर कनेक्टिविटी नहीं हुई और सेना की पहुंच आसान नहीं हो पाई तो हमेशा खतरा रहता है कि दुश्मन देश वहां पर अपनी जो घुसपैठ है वो करवाता रहेगा, राइट। तो इसीलिए इंडिया को जरूरत थी कि भैया हम इन क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करें। फाइनली अरुणाचल प्रदेश में उसने आपकी लगभग शायद 1100 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनवाई है, ताकि उससे को मेन जो शहर हैं उससे कनेक्ट किया जा सके। तो ये काम भी कर रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे कि इन्होंने डिब्रूगढ़ के पास 4.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी बना दी है, जो कि इन्हें रणनीतिक सुविधा प्रदान करता है। ये हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना की ताकत को चीन की सीमा के पास, खासकर अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें और अन्य संवेदनशील क्षेत्र जो वहीं पर हो जाते हैं, इनको बढ़ाने के लिए बनाई गई है। ये परियोजना भारत की रक्षा और बुनियादी ढांचा जो रणनीति है उसके लिए खास है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी। आगे आ जाते हैं, स्थान और रणनीतिक महत्व की बात करते हैं। यह हवाई पट्टी असम के डिब्रूगढ़ जिले में नेशनल हाईवे 27 पर स्थित है, जो भारत चीन सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के करीब है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हो जाते हैं, ये हम सभी को पता है। और यहाँ चीन की जो सैन्य गतिविधियां हैं और जो बुनियादी ढांचा है वो उसका विकास कर रहा है। पैंगोंग झील की बात करें, उसने वहां पर अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया है, सैन्य बस्तियां वो वहां पर बसा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे सीमा पर वो क्या कर रहा है, नाम चेंज कर रहा है। और आ जाते हैं हम जो हमारे बॉर्डर इलाके हो जाते हैं, अगर हम इधर डोकलाम इशू की अगर बात करें तो यहाँ पर भी उसने अपनी सेना अच्छा खासा जो है उनके सैन्य बेस है वो बना करके रखे हुए हैं। लद्दाख वाला जो क्षेत्र हो जाता है, पैंगोंग झील जिसकी मैंने बात करी, वहां पर भी उसने अपने सैन्य अड्डे बना करके रखे हैं। तो यानी कि वो बॉर्डर इलाकों पे अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत रखता है। और वहीं इंडिया अगर बात करें तो कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं दे रहा है, इस वजह से चाइना हमारे ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन फाइनली अब धीरे धीरे बॉर्डर क्षेत्र हमारे मजबूत होते जा रहे हैं, जो कि चाइना के लिए अब खतरा बन सकते हैं। आगे आते हैं, अब देखो यहाँ पर जैसे कि सड़कें, हवाई अड्डे ये बढ़ाना शुरू कर रहा है और यही इंडिया अब कर रहा है। इस एयर स्ट्रिप से भारत को जवाबी रणनीति में बढ़त मिलेगी। ये हवाई पट्टी आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों जैसे कि जो राफेल हो जाता है, सुखोई हो जाता है और आदि परिवहन तथा C-130J सुपर हरक्यूलिस के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा प्रदान करेगी। आगे आते हैं, निर्माण और तकनीकी विवरण की बात करते हैं। इस परियोजना को नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लागू किया गया है। 4.5 किलोमीटर लंबी और मजबूत हाईवे स्ट्रिप को विशेष रूप से सैन्य विमानों के लिए डिजाइन किया गया है, जो लड़ाकू विमान हो जाते हैं। कि मान लीजिए कभी अगर चाइना के साथ ऐसी स्थिति पड़ती है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को लेकर के कि वहां पर हमें मदद चाहिए इनकी एयरफोर्स की, तो ये सभी लड़ाकू विमान वहां पर उतर सकते हैं और सैन्य कार्रवाइयां कर सकते हैं, जिससे रनवे की मजबूती और चौड़ाई विमानन मानकों को पूरा करती है। हवाई के अगर बात करूं हाईवे की, तो हाईवे के आसपास बुनियादी ढांचे को भी उन्नत किया गया है, जैसे कि रनवे के लिए उपयुक्त सतह, लाइटिंग और आपातकालीन सेवाएं।
आगे आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ऑपरेशनल समय सीमा। भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 तक जो हवाई पट्टी है इसका ट्रायल लैंडिंग शुरू कर देगी, जिससे कि विभिन्न प्रकार के विमानों का यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा सकता है। अक्टूबर 2025 तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके बाद इसे नियमित सैन्य उपयोग के लिए तैयार कर दिया जाएगा। अन्य योजनाएं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि हवाई पट्टी का उपयोग भविष्य में एयर शो और अन्य नागरिक गतिविधियों के लिए भी किए जा सकते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार ने असम में 2 और इमरजेंसी हवाई पट्टियों की मंजूरी दी है। एक है आपका बोरोमा तिहु जो कि गुवाहाटी के पास है, और दूसरा है आपका नगांव लुमडिंग जो कि आपका शंकरदेव नगर में स्थित हो जाता है। ये अतिरिक्त हवाई पट्टियां पूर्वोत्तर में रणनीतिक नेटवर्क को और भी मजबूत करेंगी। आगे आते हैं, क्षेत्रीय संदर्भ और रणनीति की बात कर लेते हैं। ये कदम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और रक्षा तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके जो बुनियादी ढांचे हैं उनको मजबूत करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, और सबसे बड़ी चीज कनेक्टिविटी देना टू मेन लैंड, बिकॉज दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम कनेक्टिविटी ही नहीं प्रदान करेंगे और आवश्यकता है उस समय कि भैया यहाँ पर लैंड होना चाहिए, लड़ाकू विमान आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कनेक्टिविटी नहीं है, हम जल्दी सैनिकों की बटालियंस को नहीं ला सकते हैं, तब हम क्या करेंगे? कैसे सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे? मान लीजिए दुश्मन देश ने हमला कर दिया, तब हम क्या कर पाएंगे? तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को मेन लैंड से कनेक्टिविटी देना, राइट। चीन ने एलएसी के पास अपने हवाई अड्डों और हेलीपैड्स का विस्तार किया है, जिसके जवाब में भारत भी अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई पट्टियां, सड़कों और संचार नेटवर्क को उन्नत कर रहा है। ये हवाई पट्टी न केवल सैन्य आपात स्थिति में उपयोगी होगी, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, इसमें भी राहत और बचाव कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। व्यापक प्रभाव की बात कर लेते हैं। सैन्य ताकत, यह हवाई पट्टी आईएएफ को त्वरित तैनाती और संचालन की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे भारत की हवाई शक्ति में वृद्धि होगी। क्षेत्रीय विकास, अब जब ये परियोजना यहाँ पर आएगी तो ऑफकोर्स क्षेत्र का डेवलपमेंट होना ही होना है, वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यानी कि क्षेत्रीय डेवलपमेंट होगा। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इन पूर्वोत्तर राज्यों में बनाया जाएगा। रणनीतिक संदेश, ये चीन को स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि आप जो भी स्टेप लोगे, भारत अब उसके लिए तैयार है, वो भी आप पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। सीमा सुरक्षा और सैन्य बुनियादी ढांचे का विकास, चीन के साथ एलएसी पर निगरानी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, साथ ही अन्य क्षेत्र जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां हैं, इस हवाई अड्डे, सड़क और इन सारी चीजों पर अब हम आसानी से उन पर निगरानी कर पाएंगे अगर ये हमारा पैड बन जाता है तो। हवाई पट्टियां, असम में डिब्रूगढ़ के पास 4.5 किलोमीटर जो इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनी हुई है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विमान यहाँ पर ला सकते हैं। सड़क और रेल नेटवर्क, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण तेज कर दिया। जैसे मतलब कि 1100 किलोमीटर की लंबी आसपास आपकी सड़क बनाई जा रही है, जैसे कि तवांग, कामेंग क्षेत्र को रणनीतिक सड़कों से जोड़ा जा रहा है। अरुणाचल में 16 टनल बन रही है। असम में ब्रह्मपुत्र पर नए पुल जो आपके हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से हवाई अड्डों का उन्नयन भी किया जा रहा है। तेजपुर, जोरहट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी जैसे हवाई अड्डे यहाँ पर प्रस्तावित हैं जो बनाए जा रहे हैं। सैन्य तैनाती, पूर्वोत्तर में सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को विशेष रूप से एलएसी के लिए तैयार किया गया है। एलएसी पर इनको तैनात किया जाता है। इसके अलावा एकीकृत रक्षा कमान है वहां पर हमारी। आधुनिक हथियार और तकनीकी, ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का उपयोग एलएसी पर निगरानी और जवाबी कार्रवाई के लिए अब बढ़ा दिया गया, यानी कि अब हम फाइनली अपने बॉर्डर इलाकों को मजबूत करने में जुट गए हैं। आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद का मुकाबला, इसका मतलब जो मेन मोटिव है ये सब करने का, वो क्या हो जाता है इंडिया का? ये हो जाता है उग्रवाद समूहों पर सबसे पहले तो हमें नियंत्रण स्थापित करना है। आपको मैंने एग्जांपल दिया था, जस्ट मैंने आज लाइव सेशन किया था जहां पर मैंने बताया था कि चाइना ने म्यांमार पर कैसे कब्जा कर लिया। म्यांमार का क्षेत्र है एक, ठीक है, आप देखोगे जाकर के, करानी नाम है उसका, शायद करानी, हाँ, वहां पर उसने क्या किया है कि उनके पूरे खनिज संसाधनों को अपने कब्जे में ले लिया है। और उस पूरे क्षेत्र की जो राजनीति है उसको कौन ड्राइवन कर रहा है? चाइना ड्राइवन कर रहा है। उस क्षेत्र में कोई भी दंगा होता है, कोई भी फसाद होता है, कोई भी दिक्कत होती है, उसको कौन शॉर्ट करता है? पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की हो जाती है। अब आप सोचिए कैसे उसने ये काम किया। उसने काम किया क्योंकि वो जो लोग थे, उग्रवादी संगठन था, उसको जो विद्रोही हो जाते हैं, म्यांमार में आंतरिक विद्रोह जो चल रहा था, उसके बाद सरकार गिर गई, सेना का शासन था, सेना भी अभी तक सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही, लेकिन वो जो उग्रवादी समूह है जो स्वतंत्र होना चाहते थे, उनको चाइना ने समर्थन दिया। और चाइना ने जब उनको समर्थन दिया तो उनसे वो वाला क्षेत्र जिसका 45% खनिज संसाधन पूरे विश्व के जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं, पता है, उसी क्षेत्र में मिलते हैं। करानी क्षेत्र जो आपका हो जाता है।
और उस क्षेत्र से डील करी चाइना ने और वहां पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब वो क्या कर रहा है, उसको ड्राइव इन कर रहा है। म्यांमार के उस पूरे क्षेत्र पर अब किसका कब्जा है, चाइना का कब्जा है। कैसे किया, उन्हीं उग्रवादी संगठनों पर अपना हाथ मिला करके। और यही इंडिया क्या कर रहा है, इससे बचा रहा है अपने आप को। इसीलिए इंडिया ये जितने भी उग्रवादी संगठन है ना और बॉर्डर इलाकों पर इस पे खासा पकड़ बना करके रखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है अगर थोड़ा सा भी इनको छूट मिली तो ये ऐसे ही देश जैसे चाइना हो जाता है या फिर अन्य देश हो जाते हैं, वो इनके समर्थन में आएंगे और भारत में आंतरिक विद्रोह खड़ा कर देंगे और भारत की जो सरकार है इसको गिरा देंगे। एंड दैट्स वाई ये जो उग्रवादी संगठन हो जाते हैं, छोटे छोटे समूह हो जाते हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो सेना, असम राइफल, सीआरपीएफ समन्वित अभियान चलाते ही रहते हैं ताकि ये जो संगठन है आगे ना बढ़ पाए। शांति समझौता, सरकार ने कई उग्रवादी समूहों के साथ अब शांति समझौता भी कर लिया है ताकि हम उनकी डिमांड्स को पूरा करें और वो यहाँ पर स्थिरता बनी रहने दें। उन समझौतों पर भी हम विचार विमर्श कर रहे हैं। एस्पा का प्रबंधन, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के कुछ क्षेत्रों जैसे कि असम, मणिपुर के कुछ हिस्सों में आपको देखोगे तो लगातार एस्पा दिखाई देगा कि आज एस्पा लगा हुआ है, आज यहाँ एस्पा लगा हुआ है, क्योंकि वो क्षेत्र इतना ज़्यादा अगर मैं कहूँ आतंकवाद या फिर नक्सली या फिर इसी तरीके के उग्रवादी संगठन द्वारा बहुत ज़्यादा अशांति फैलाई जाती है, तो वहाँ पर मोस्टली आपका एस्पा लगा ही रहता है। खुफिया तंत्र, वहाँ पर क्या हो रहा है बॉर्डर इलाकों में, कैसे कोई दूसरा देश तो इनके साथ कनेक्ट होकर के इनका समर्थन तो नहीं कर रहा है, हथियार तो नहीं भिजवा रहा है सीमाओं से, तो उसके लिए रॉ, आईबी जैसे खुफिया संगठन यहाँ पर कार्य करते रहते हैं। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से म्यांमार ने अपना एक क्षेत्र खो दिया, जो आज मैंने आपको बताया कि मैंने लाइव में पढ़ा था। जिसने भी वीडियो नहीं देखी आप जाकर के देख सकते हो कि किस तरीके से म्यांमार के हाथों से वो क्षेत्र चला गया और ये मौका इंडिया के पास भी था, लेकिन इंडिया ने उस मौके को नहीं भुनाया। राइट, आगे आते हैं निष्कर्ष। डिब्रूगढ़ के पास ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भारत की रक्षा रणनीति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा में लेकर के जाएगी। ये ना केवल सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएगी बल्कि पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे और आपातकालीन तैयारियों को भी मजबूत करेगी। सितंबर-अक्टूबर 2025 तक इसे पूरी तरह चालू होने से भारत की जो सामरिक स्थिति है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के मुझे अवश्य बताएं। एंड थैंक you so much.